नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. दिस इज चैप्टर 11, very important from examination perspective for CDS, NDA and CFF exam or for civil services, water in atmosphere. यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रेनफॉल. ठीक है जी. क्लाउड्स के बारे, ह्यूमिडिटी के बारे, और वैसे एटमॉस्फेयर में कैसे पानी बनता है, ये सारी चीज़ें. इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. फॉग, मिस्ट, इन चीज़ों के बारे डिस्कस करेंगे इस सेशन में. यहाँ से भी क्वेश्चन तकरीबन आते हैं और बेसिक कंसेप्ट्स बनेंगे जी. आप सभी को पता है एयर में वाटर वेपर होता है और वो वेरी करता है 0 to 4% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर फिनोमिना में. तीन प्रकार पानी ठहरता है एटमॉस्फेयर में, गैशियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में. The moisture in the atmosphere is derived from the water bodies through evaporation and from plants through transpiration. ये भी समझ आता है जी. There is a continuous exchange of water between the atmosphere, oceans and the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation and precipitation. ये चारों क्या है जी? ये मेथड्स हैं. evaporation हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया और प्रेसिपिटेशन. ये चारों तरीके हैं जिससे पानी मूव करता है. और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. और इसको एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट वेज में. लाइक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वी हैव, दैट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अगर हम एक्चुअल पानी का वाटर वेपर देखें एक एटमॉस्फेयर में, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे. और इसको यूनिट क्या होता है? ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. एग्जैक्ट फॉर्म में कितना पानी है. जैसे हम मार्क्स कितने आए 600 में से, अगर आपके 550 मार्क्स आए, वो एब्सोल्यूट नंबर है. परसेंटेज को हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ये सभी को समझ आता है. और आपको भी पता, एबिलिटी टू होल्ड वाटर जो है, वाटर वेपर हवा में, वो डिपेंड टोटली करता है किस पे? टेम्परेचर पे. जितना ज़्यादा तापमान उतना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा. द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो परसेंटेज में मेजर करते हैं इस समय कितना और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है उसको. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करो, कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड. ज़्यादातर ओशंस पे ज़्यादा होती है और कॉन्टिनेंट्स पे कम. सैचुरेटेड एयर भी हम सभी को समझते हैं, जब एयर अपने कैपेसिटी से फुल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुकी हो, उससे ज़्यादा कर ना पाए, उसको सैचुरेटेड एयर कहते हैं. और जिस टेम्परेचर पे एयर सैचुरेशन पे पहुंच जाए, राइट, उसको क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड वी कॉल इट एज ड्यू पॉइंट. उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो और मॉइस्चर होल्ड नहीं करेगा. अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर is added or withdrawn to evaporation and condensation respectively. Evaporation is the process by which water is transformed from liquid to gaseous. ये तो सभी को पता है, वेपर्स बनते हैं जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में, उसको वेपोरेशन कहते हैं. हीट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन. राइट, जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा. एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट? Increase in temperature increases the evaporation, water absorption and retention capacity for the parcel of air. So greater the moment of air, greater is the moisture evaporation. ये तो हम केमिस्ट्री में भी पढ़े, evaporation किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है. अब अगर एक और वर्ड पढ़ें, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है जी? वाटर वेपर जब पानी में फॉर्म हो, क्लियर है, जो वेपर्स बन के उड़े और वो वापस वाटर में, लिक्विड में फॉर्म हो, उसको कहते हैं. और वो हमेशा लॉस ऑफ हीट होगा. व्हेन मॉइस्चर एयर इज लाइक cooled, it may reach level its capacity to hold the moisture, then excess water vapor condenses into liquid form. Right, अगर सीधा डायरेक्टली टू सॉलिड फॉर्म हो जाए तो उसको सब्लिमेशन भी कहा जाता है. इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. डस्ट पार्टिकल्स हो, स्मोक हो, सॉल्ट हो, जो ओशन के आसपास है, गुड न्यूक्लियर बिकॉज दे एब्जॉर्ब वाटर. ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सम कोल्ड ऑब्जेक्ट.
I hope condensation therefore depends upon the amount of cooling and the relative humidity of the air. The condensation is influenced by the volume of air, temperature, pressure, and humidity. Takes place when the temperature of the air is reduced to dew point with its volume remaining constant. When both the volume and the temperature are reduced, when the moisture is added to their air through evaporation. However, the most favorable condition for condensation is decrease in air temperature. ये सभी को क्लियर होता है जी। कंडेंसेशन कब कब होगा ये पहले समझ आ रहा है। कंडेंसेशन मतलब वेपर्स पानी में जब टेम्परेचर कम हो जाए तो ड्यू पॉइंट तक हो तो फिर वो विद इट्स वॉल्यूम डिक्रीज रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड एंड व्हेन द मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर तो उससे क्या होगा थ्रू इवेपोरेशन उससे कंडेंसेशन होना शुरू होता है। अब ऑल आफ्टर द कंडेंसेशन वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स द फॉर्म ऑफ ड्यू फ्रॉस्ट ये टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन है फॉग और क्लाउड। क्लियर है। ये कब भी होता है फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कैन बी ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर और लोकेशन। ड्यू आपने देखा ऑस जिसको कहते हैं आपकी गाड़ी पे ऊपर सर्दियों में आप देखोगे कि पानी पड़ा होता है सुबह या घास में आप देखोगे गीला वो मॉइस्चर जब डिपॉजिट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द कूलर सरफेस लाइक स्टोन्स ग्रास ब्लेड्स प्लांट दैट इज कॉल्ड एज ड्यू। इट्स फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई कारण ideal condition calm air high relative humidity cold and long nights are all the conditions for the water dew। समझ आता है जी। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज नेसेसरी द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं फ्रॉस्ट की ये सेम है जी लेकिन ये सरफेस जो है वो बहुत कूल्ड है उसके ऊपर टच करते ही वो बर्फ बन जाए राइट at or below the freezing point the excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets। the ideal condition same है जी। लंबी रात ठंडी रात स्काई बिल्कुल क्लियर हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा एक्सेप्ट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट तभी तो वो जमेगा जी। कई बार ये आपने देखा होगा फ्रॉस्ट मतलब जिस सरफेस के ऊपर बिल्कुल जम चुका होता है दैट इज बेसिकली फ्रॉस्ट। अब आता है फॉग और मिस्ट। वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हवा में ठीक है जी और कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन इटसेल्फ। अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो इनके आसपास कंडेंसेशन होना शुरू होगा और एक क्लाउड बन जाएगा एक तरह का उसको कहते हैं हम फॉग with its base near the ground. Because of the fog and the mist, the visibility becomes poor to zero. Urban areas में न्यूक्लियर मिलते हैं खूब because of the dust particle smoke, fog and mist. Such a condition where fog is mixed with smoke is called as smog. Fog plus smoke is basically smog. और याद रखिएगा डिफरेंस क्या फॉग और मिस्ट में। मिस्ट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है देन फॉग। Each nuclei contains a thicker layer of moisture. Mists are frequent over mountains as the rising warm air. Fogs are drier than the mist. They are prevalent where the warm currents of warm come in contact with cold currents. Fog are mini clouds in which condensation takes place around nuclei, provided by the dust, smoke, and the salt particles. I hope everybody is very clear about what is fog and mist. मिस्ट में वेपर ज़्यादा तो शायद डेंस ज़्यादा फॉग की विजिबिलिटी थोड़ी लंबी हो सकती है मिस्ट की कम होगी। अब अगर बात करें क्लाउड्स के बारे क्लाउड्स minute droplets or the tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in free at considerable height elevation at some height इनके basis पे according to their height expanse density and transparency they are grouped into cirrus clouds cumulus clouds stratus and the nimbus। एक और वर्ड आता है आप अगर उसमें चेक करो ऑल्टो। सिरस वर्ड का मतलब बहुत ऊंचे क्लाउड्स हाई ऑल्टीट्यूड थिन है बिल्कुल पतले से ऊपर दिखेंगे बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे और फेदरी अपीयरेंस देते हैं ये कई बार पूछा है एंड दे आर वाइट इन कलर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूमुलस दे आर लाइक कॉटन वूल and they exist in patches right and can be seen scattered here and there. They have a flat base. If I am talking about the stratus clouds ये होते हैं layered covering large portion of the sky. These clouds are generally formed either due to loss of heat or the mixing of air masses with different masses। ये क्या स्टेटस का मतलब होता है लेयर तो एक तरह का लेयर बना होता है क्यूमुलस गुच्छे की तरह ऊन की ऐसे हीप ऑफ कॉटन। निम्बस होता है जिनमें पानी हो जिनमें डार्क ग्रे हो
जो बारिश कर दे, राइट, एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन, आर शेपलेस मासिव थिक वेपर। सो ये चार टाइप्स हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनते सिर्रो, सिर्रोस्टेटस, सिर्रोक्यूमुलस। सिर्रो का मतलब हो गया हाइट, उसके बाद स्टेटस मतलब हाइट पर ऐसे, सिर्रोक्यूमुलस। इसी प्रकार मिडिल हाइट पे आपको मैंने कहा था ऑल्टो, ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस। लो हाइट पे स्टेटोक्यूमुलस, निम्बो स्टेटस। इनके बारे गंभीरता से मैंने क्लास में डिस्कस भी कर रखा, रिसेंट 2022 में सीडीएस में क्वेश्चन भी था इस पे। अब अगर बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन होता है कि पानी का गिरना, क्लियर है, और वो अलग अलग टाइप्स में, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे फॉल ऑन टू द अर्थ सरफेस। कंडेंसेशन, वाटर वेपर, द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। अगर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर है तो रेनफॉल कहेंगे। व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स एंड दीज क्रिस्टल्स फॉर्म स्नो। सो एक और चीज़ बिसाइड्स रेन एंड स्नो, अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्लीट एंड हेल, ये भी याद रखिए। स्लीट और हेल क्या होता है? हेल तो होता है ओले, जो आपने सुना होगा बर्फ के पड़ते। स्लीट होता है जब बारिश पड़ रही हो, वो अचानक नीचे जब लेयर है वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर है, तो जो ड्रॉप्स हैं वो अचानक फ्रीज हो जाए, राइट, द फ्रोजन डे ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन अंडर स्नो वाटर when a layer of air with a temperature above freezing point overlays the sub freezing layer under the ground take place in the form of sleet। मतलब ज़मीन पर पड़ते ही, टच करते ही वो पानी जम जाए। leave the warm air and encounter the cold air below, as a result they solidify and reach the ground as small pellets of ice not bigger than the rain drops, these are called as sleet। drops of rain after being released by the cloud become solidified into rounded form, जिनको ओले कहते हैं, they reach this thing, are several concentric layers of ice one over the other। टाइप्स ऑफ रेनफॉल की अगर मैं बात करूँ, एक कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल है, एक ओरोग्राफिक है जिसको आप रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, और एक साइक्लोनिक और फ्रंटल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? जब एयर ऑन बीइंग हीटेड, वो हवा गर्म होने के कारण ऊपर को उड़ती है, लाइट एंड राइजेस अप, दैट इज कन्वेक्शनल करंट। जैसे जैसे ऊपर जाएगी एक्सपैंड होगी, हीट लूज करेगी, कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा और क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाएंगे। इन बारिशों में याद रखिएगा हमेशा थंडरिंग और लाइटनिंग पक्का है। हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग। सच रेन इज कॉमन इन द समर्स एंड इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे। इट इज वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एरियाज भी समझ आ गए, और ये थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग के साथ प्रभावित है। अब अगर बात करूं मैं ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक होती है पहाड़ के साथ। अब होता क्या, व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, ओरो मींस माउंटेन, जैसे इधर जाएगी तो इस तरफ बारिश होनी शुरू, असेंड करेगा, ऊपर चढ़ेगा, इट एक्सपैंड्स एंड द टेम्परेचर फॉल्स एंड द मॉइस्चर इज कंडेंस्ड। द चीफ करेक्टरिस्टिक इज, इस साइड को हम कह देंगे विंडवर्ड साइड या रेन बेयरिंग जोन, और दूसरी तरफ आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस, their capacity to take in moisture increases, and hence these leeward slopes remain rainless and dry. The area situated on the leeward side which gets less rainfall is called as rain shadow area। इसी को रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं साइक्लोनिक रेनफॉल, वो होता है जब दो एयर मासेस आपस में कनेक्ट करें तो फ्रंट बनता है वहां पर बारिश। दुनिया में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं रेनफॉल की, तो बात करेंगे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल द रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टेडीली। अगर आप इक्वेटर पे देखो सबसे ज़्यादा बारिश होती, हर रोज़ बारिश होती, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे बारिश कम होती जाएगी। द कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द वर्ल्ड। The rainfall is more over the continent oceans than on the landmass of the world because of being greater source of water. 35 to 40 degree north and south of the equator, the rain is heavier on the eastern coast and goes on decreasing towards the west. But between 65 to 45 the equator of equator due to westerlies the rainfall is on the, आपको भी पता है भाई ईस्टर्न साइड पे ट्रेड विंड्स आती हैं, तो ये कॉन्टिनेंटल ईस्टर्न साइड पे बारिश होगी, इस तरफ डेजर्ट से हमने बात भी की थी। और जब टेम्परेट एरियाज में बात करें तो वेस्टर्लीज चलती है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश होती है ड्यू टू द वेस्टर्लीज फर्स्ट मूव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द रेनफॉल।
और जैसे जैसे ईस्ट में जाएंगे तो कम होती जाएगी। और जब माउंटेन्स रन पैरेलल टू द कोस्ट, अगर किसी कोस्ट के पास माउंटेन्स हैं तो इधर बारिश हो जाएगी, अंदर नहीं होगी। ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन एंड इट डिक्रीजेज ऑन द लीवर साइड। जैसे हमारे इंडिया में बात करें, वेस्टर्न घाट्स इस तरफ से आ रहे तो इधर बारिश होगी, इधर नहीं होगी। ये सारे आपने मेरे साथ पॉइंट्स समझे हुए हैं क्लास में। अगर बात करें टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल बेल्ट में बारिश होती है, देन विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन कूल टेम्परेट जोन एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ मॉनसून लैंड हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर। ये दुनिया के 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होने वाली जगह है। इंटीरियर अगर हम बात करें, रिसीव मॉडरेट रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर। उसके बाद अगर बात करें कोस्टल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिसीविंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द tropical land and the eastern and the interior parts of the temperate lands receive rainfall varying between 50 to 100 centimeter. Areas lying in the rain shadow zone of the interior of the continents and high latitude receive very rainfall less than 50 centimeter. So seasonal distribution of rainfall provides an important aspect to judge its effectiveness. In some regional rainfall is distributed evenly throughout the year as this thing. तो ये था जी हमारा टॉपिक सब्जेक्ट अपना क्लास 11 का चैप्टर 11 हमने डिस्कस किया अबाउट बेसिकली द वाटर इन एटमॉस्फेयर। क्वेश्चंस यहाँ से भी तकरीबन आ रहे हैं, आपने पेपर में देखे भी हैं। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है फॉर द क्लासेस, यू कैन ज्वाइन Unacademy for online classes by using this referral code Prateek Takshila. Otherwise, if you want to join me at Takshila classes that is in Chandigarh, you can join us for CDS attempt April 2023. और इवन CFF के भी कोर्सेज स्टार्ट होने जा रहे हैं, सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए इस कोड को लगा के एंड जॉइन अस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।